स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। देश का सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। वक्फ बिल, उसके बाद चाइना के साथ विवाद, पाकिस्तान के साथ, USA के साथ, उसके बाद वोट चोरी, एंड देन अभी देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिस बिल में अगर कोई PM है, CM है और या कोई मिनिस्टर है, उसके ऊपर में अगर किसी तरीके का आरोप लगा है तो उसको 30 दिन, अगर उसको जेल में रखा जाएगा तो 30 दिन के अंदर में उसको जो है वो रिज़ाइन देना पड़ेगा। अदरवाइज 31 तारीख, मतलब 30 दिन से 31वें दिन जो है वो उसको अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ये इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आज तक ये कभी नहीं हुआ और इसी वजह से अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं, इनके ऊपर में उस बिल को फाड़ करके जो है वो फेंका गया था। आप ये देख सकते हैं, पूरा इनका एक तरीके से संसद में ही जो है वो लोगों ने घेराव कर लिया था। इसके ऊपर में सभी जो पार्टी है वो एकजुट है, सभी पार्टी की तरफ से अपना अपना बयान आ रहा है। पर ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया है और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, कोई सेंटर में है, स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है, इनके लिए लाया गया है। और ये जो पूरा कानून व्यवस्था है, ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट का नाम क्या है तो आप गौर से सुन लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है 130th अमेंडमेंट। और इसके बारे में मतलब मैं भी सुन रहा था कि कुछ स्पेशल आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है, मुझे लगा मे बी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस 130th अमेंडमेंट में जो बिल है वो आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट लाया जाएगा। आर्टिकल 75 हमें पता है PM को लेकर के है। आर्टिकल 164 में लाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, CM और वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए है। उसके बाद अब दिल्ली UT है तो UT के लिए कैसे लाया जाएगा तो आपको याद होगा आर्टिकल 239AA। अब इसके साथ साथ 2 बिल और लाया गया है। पहले आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए लाया गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, ये वाला, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को लेके जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडिया के जो रूल्स होते थे, अमेंडमेंट होता था, वो फॉलो नहीं होता है। इसी वजह से ये भी लाया गया ताकि ये पूरा जो सीन है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी हो सके। अब इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह की चीज़ें दुनिया में कैसे चल रही है। मतलब दुनिया में अगर किसी PM को, अगर किसी CM को या फिर मिनिस्टर को अगर जेल में डाल दिया जाता है तो वहाँ पे क्या प्रावधान है, वहाँ पे कब डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मेजर देश हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है। सबसे पहले समझ लेते हैं जो MK स्टालिन है, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा। ये हमेशा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, BJP जो अभी रूल कर रही है सेंटर में, उसके खिलाफ में रहती है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक बिल है, ये ब्लैक डे है, ये मतलब डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। जो हमेशा से जनरली कुछ भी होता है हत्या हो जाता है। खैर ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए सिचुएशन क्या है। ये कहते हैं कि अगर ऐसा रहा, इसका इनके हिसाब से ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान का मतलब ट्रायल से पहले ही उसको गिल्टी साबित कर दिया गया, मतलब कि अगर किसी को जनता ने चुन के भेजा है और उसके ऊपर बस अभी आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी आप उसको अगर हटा रहे हैं तो आप जो जनता है उसको क्या संदेश दे रहे हैं कि आपने जो चीफ मिनिस्टर चुन के भेजा है, आपने जो CM चुन के भेजा, आपने जो मिनिस्टर चुन के भेजा है, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर में आरोप लगा, भले वो आरोप जो है वो सिद्ध ना हुआ हो। और ये कहते हैं कि BJP का ये तरीका है कि पूरे देश को जो है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने का। ओवैसी जी जो है अभी वो भी सुर्खियों में रह रहे थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये जो है वो डेथ नेल है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, कि जो भी सरकार चुनी गई है उसके लिए उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम जो है वो पूरे देश को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और अभी का जो पॉलिसी है वो जेस्टापो स्टाइल टेक ओवर है। अगर किसी को जेस्टापो स्टाइल के बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जेस्टापो जो है वो एक तरीके की नाजी जर्मनी जब थी, वहां पर जो सीक्रेट पुलिस होती थी, जो कि सीक्रेट पुलिस तय करती थी कि कौन क्या किस तरह की बातें बोल रहा है। मतलब ये एक वही हुआ सीक्रेट पुलिस जो कि कंट्रोल करता था, ठीक है, पॉलिसी जो सरकार की होती थी उसको इंप्लीमेंट करता था।
ब्रूटल तरीके से, ये यही कह रहे हैं। उसके बाद पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री जहां पर बोलने की आज़ादी नहीं है, जहां पे कुछ अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो उसको रेगुलेट गवर्नमेंट कर रही है। कैसे? तो अपने पुलिस को लेकर के, अपने मतलब जो पुलिस होता है ना उसको, उसका यूज़ करके वो कर रही है। इसी को पुलिस स्टेट बोला जाता है। उसके बाद जो प्रियंका गांधी जी हैं, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा जो भी हैं, इनकी तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक तरीके से अपने देश को मिडाइवल टाइम में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक राजा मतलब बिना किसी से पूछे अपने मन, उस टाइम पे अगर कि राजा का अपना मन हुआ कि हम इस मंत्री को हटा रहे हैं तो अपने मन से जो है कोई काम कर सकता है। ये कह रहे हैं वही चीज़ को लेके कि हमारा देश का जो हाल है वो मिडाइवल टाइम में जा रहा है। राजा लेकिन एनिशिएंट टाइम में भी था, आप मिडाइवल टाइम का ही नाम ले रहे हैं। खैर, हो सकता है आपको किसी और को तकलीफ ना पहुंचाना हो। अब उसके बाद प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि ये जो सिचुएशन है ये ड्रैकोनियन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है भी भाई। कैसे है मैं आपको बताऊंगा, अनडेमोक्रेटिक है। और ये भी कहते हैं कि इस तरीके से हम जो है वो जो पूरा अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसके पीछे का जो मेन इंटेंशन है गवर्नमेंट का वो ये कि हम इस चीज़ का बाद में यूज़ करेंगे। बाद में यूज़ कैसे करेंगे? तो हम किसी को अगर हमें फंसाना होगा तो हम उसको फंसा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, और अगर वो जेल में चला जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री पद से, सीएम के पद से, या पीएम के पद से क्या ही होगा, मुख्यमंत्री पद से या फिर मिनिस्ट्री के पद से जो है उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। जिससे हम ये कह सकते हैं, इलेक्शन में हम लोगों को कह सकते हैं कि आपका जो नेता था वो भ्रष्ट था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस अमेंडमेंट के जरिए जो है वो बीजेपी फ्यूचर में अपना फायदा देख सकती है, ऐसा उनका कहना है। अब अगर इसको समझने की अगर कोशिश करें कि ये पूरा सिचुएशन क्या है, डीपली अगर एनालाइज करें, तो इसको एनालाइज करने से पहले आप ये समझिए कि ये जो बोला जा रहा है कि अगर कोई पीएम या सीएम या फिर मिनिस्टर अगर कोई 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहेगा, तो अगर वो 30 दिन तक जेल में रह गया है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, या फिर 31वें दिन जो है उसको खुद ब खुद हटा दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब ये तो क्लॉज है, साथ में एक ये भी क्लॉज है। अब रूलिंग पार्टी बहुत मतलब वाइज है, वो ये भी कहते हैं कि अगर मान लो कि कल को मेरे साथ ऐसा हुआ, हम सत्ता में नहीं रहे, तो इसीलिए उन्होंने एक क्लॉज ये भी डाला है कि बाद में अगर उसके ऊपर में आरोप सिद्ध नहीं होता है, वो उससे बाइज्जत बरी हो जाता है, तो फिर वो रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। मतलब अगर सोच लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, वो इंसान जो है अगर उसको सीएम के पद से हटा दिया जाता है क्योंकि वो 30 दिन तक जेल में था, तो अगर उसके ऊपर में बाद में कोर्ट ट्रायल होता है और उसके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होता है, तो उसको वापस से सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे था। और ये जब फैसला लिया गया था तो इसको जो है सभी पार्टियों के द्वारा बोला गया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाए। ये जेपीसी क्या होता है? तो इसमें सारी पार्टियां होती हैं, सारी पार्टियां के मेंबर्स होते हैं जो कि कुछ सजेशंस देते हैं, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसको जेपीसी में भेजिए, वहाँ पर जो है हम कुछ इसमें सजेशन देना चाहते हैं। तो इसके पीछे का जो लाने के पीछे का जो कारण है वो कारण क्या है, तो आप समझेंगे कि सीएम जो है गौर से सुनिएगा, जो आप दिल्ली में आपने सुना होगा, तीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दिल्ली में जो केजरीवाल जी रहे हैं उनको देखा गया है कि वो 6 महीने तक जेल से जो है वो सरकार चला रहे थे, और जेल से सरकार चला रहे थे। सबको लग रहा था कि अगर इनको जेल भेज दिया जाएगा तो इनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा, अगर ये रिज़ाइन दे देंगे तो फिर कोई दूसरा सीएम आएगा, और अगर दूसरा सीएम आएगा तो हम जो है, जो दूसरी पार्टी है वो इस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर में जो है वो काउंटर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है कि देखो आपका जो नेता है वो जेल में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ गलत काम किया होगा। सेम सिचुएशन झारखंड में भी होता है, जब हेमंत सोरेन जो हैं इनको ये भी बहुत समय तक जो है वो जेल से काम करने की कोशिश करते हैं, बाद में जो है ये रिज़ाइन दे देते हैं। केजरीवाल भी सेम काम करते हैं। उसी तरीके से एमके स्टालिन के गवर्नमेंट में भी ऐसा था कि उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मिनिस्टर थे जिनको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मिला था, बट फिर भी उनको मिनिस्टर बना दिया गया था जबकि वो जेल में थे। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में उनका केस चल रहा था। अब सिचुएशन क्या है कि ये जो परेशानी है,
ये तो अभी लाया जा रहा है कि भैया 30 दिन तक अगर आपको मतलब जेल में रखा जाएगा तो 31वें दिन जो है आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या सिचुएशन था हमारे देश में? तो अगर एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो क्या क्या सिचुएशन रहा है, ये भी तो हमें देखना है ना। हमें तो पॉलिटिक्स नहीं देखना है, हमें तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। कैसे देखना है? तो अगर किसी भी एमएलए या एमपी को अगर उसको हटाना है तो दो चीज़ें हैं, दो आर्टिकल में पहले हम बात करेंगे। आर्टिकल 102 जो कि आपको पार्लियामेंट के लिए है, मतलब जो एमपीज़ हैं उनके लिए आर्टिकल 102 लाया जाता है। आर्टिकल 191 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए है। मतलब आर्टिकल 102 पार्लियामेंट से अगर किसी एमपी को हटाना है उसके लिए आर्टिकल 102 है, अगर किसी एमएलए को हटाना है तो उसके लिए आर्टिकल 191 है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि जो एमपी होता है वही पीएम भी हो सकता है, जो एमएलए होता है वही सीएम भी हो सकता है। तो इस दोनों क्लॉज में आर्टिकल 102 के जरिए में एमपी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में है या पीएम के लिए है। आर्टिकल 191 जो है वो एमएलए, सीएम या स्टेट लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर है उनके लिए। समझ में आया? अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन 102 और 191 में होता है वो 4-5 पैरामीटर्स के ऊपर में होता है। सबसे पहले कि अगर वो कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? तो आसान भाषा में समझे तो वो एक ऐसा, मतलब किसी एक ऐसे प्राइवेट कंपनी के पोस्ट पे है जहां से उसको इनकम होता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो कोई जॉब वॉब ना कर रहा हो, आसान भाषा में वो पागल किस्म का ना हो। ठीक है, वो जो है वो दिवालिया घोषित ना हो, मतलब वो उसके पास कोई कर्ज वर्ज ना हो। ऐसा दिवालिया का मतलब कि जो जिस बैंक से उसने लोन लिया है उस बैंक ने बोल दिया है कि इससे हम पैसे ही नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास उतना पैसा है ही नहीं जो वो किसी को दे पाएगा, तो दिवालिया घोषित हुआ। और उसके बाद अगर वो किसी इंडिया का सिटीजन नहीं है और उसने अगर कोई फॉरेन सिटीजनशिप अक्वायर्ड किया है तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, या फिर एक और इसमें क्लॉज है जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉज लाया जा रहा है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है तो उस एक्ट के जरिए भी जो है वो एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और यही क्लॉज के अंदर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लाया जाता है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इसमें सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में सेक्शन 8(1), सेक्शन 8(2), सेक्शन 8(3) और सेक्शन 8A है। अब इसमें क्या सिचुएशन है आप समझिए। 8(1) कहता है कि अगर आप मतलब एनिमिटी बढ़ा रहे हैं दो देशों के बीच में, अपने समाज में ब्राइबरी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, या डाउरी, या फिर डाउरी की वजह से डेथ हो जा रहा है तो आपको जो है वो हटाया जा सकता है। अब इसमें जो आपको हटाया जाएगा, आपको कितने दिन के लिए हटाया जाएगा? जैसे लालू यादव जी के ऊपर में था ना कि उनको जो है वो एक बार हो गया तो उनको पार्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो एमपी बनने के ऊपर में रिजेक्ट कर दिया है कि ये इतने टाइम तक जो है वो एमपी या एमएलए नहीं बन सकते। कितने टाइम के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, देखता हूं आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो ये कितने दिन के लिए इसको हटाया जाएगा? तो जितने दिन वो कन्विक्टेड है। ठीक है, उसके बाद 6 साल जब उनका रिलीज होगा, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो जेल से बाहर आने के 6 साल तक जो है आप किसी भी मतलब एमपी या एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये है सेक्शन 8(2) क्या है? तो अगर आपके ऊपर में करप्शन से रिलेटेड चार्जेस लगे हैं। 8(3) क्या है कि अगर आपके ऊपर में ऐसा आरोप लगा है, ये तो 6 साल है। ठीक है, ये अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सज़ा आपको होता है तो वो हो सकता है। उसके बाद इसी क्रम में जो है वो लिली थॉमस केस भी आता है। लिली थॉमस केस क्या है आप समझिएगा गौर से कि लिली थॉमस केस से पहले, जब लिली थॉमस केस आया 2013 में, तो उससे पहले सिचुएशन क्या था कि अगर सेक्शन 8(4) का क्लॉज था कि अगर किसी भी एमपी या एमएलए के ऊपर में अगर कोई केस फाइल हुआ है, अगर उसके ऊपर में आरोप लगा है और उस आरोप को सिद्ध भी कर लिया गया है, उसको कन्विक्टेड बोल दिया गया है। कन्विक्टेड का मतलब कि उसके ऊपर में आरोप सिद्ध हो गया है कि भैया इसने ये गुनाह किया है। तो अगर कोर्ट ने भी प्रूफ कर दिया है कि इसने ये गुनाह किया है, फिर भी उस एमपी और एमएलए के पास 3 महीने का टाइम रहेगा कि उस 3 महीने में वो अपील कर सकता है। मतलब कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है कि भैया ये गुनहगार है, बट फिर भी उसके पास 3 महीने का टाइम रहेगा, उसमें वो अपील कर सकता है और उस 3 महीने के दौरान उसको उस पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब कि कोई अगर गुनहगार भी है तो कोई
गुनहगार भी जो है वो 3 महीने के लिए उस पोस्ट पे रह सकता है। इसी को लिली थॉमस जी एक बहुत बड़ी एनालिस्ट रही हैं, एक लॉयर रही हैं, उन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने अपना मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा केस था ये। तो इसमें फिर बाद में इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इसको कंप्लीटली इस सेक्शन 8 के 4 क्लॉज को हटा दिया है और बोल दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस टाइम पे उसकी गुनाह प्रूफ होती है, वो जो आरोपी जब गिल्टी बनता है, उसके ऊपर में जो आरोप है वो सिद्ध कर दिए जाते हैं कोर्ट में, उसी टाइम से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी टाइम से कोई भी उसको 3 महीने का जो है वो ब्रैकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये यहां पे बोला गया है। अब बाद में अगर हायर कोर्ट के द्वारा उसके कन्विक्शन के ऊपर में स्टे लगाया जाता है तो ऑफ कोर्स उसके पोस्ट के ऊपर भी जो है वो स्टे लगाया जा सकता है। उसके बाद अब देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये जो कन्विक्शन है वो अभी के टाइम पे करंट लॉ क्या कहता है और प्रपोज्ड बिल क्या कहता है। तो करंट लॉ तो हम समझ गए हैं कि भैया अगर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कन्विक्ट कर लिया गया, जुडिशियल ट्रायल में ये प्रूफ कर लिया गया है कि अगर वो है, तो उसके बाद उसको, मतलब कहने का मतलब यही है, आप ये देख लीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान अगर एक बार कन्विक्ट हो गया, उसके ऊपर आरोप साबित हो गया है, तब उसको उस पोस्ट से हटाया जाएगा। लेकिन अभी क्या कहता है कि अगर, यहां देखिएगा गौर से, यहां पे कन्विक्शन है कि उसके ऊपर में आरोप प्रूव हो गया है, यहां पे डिटेंशन है कि अगर उसको सिर्फ जेल में भी डाल दिया जाता है और वो जेल में 30 दिन से ज्यादा का रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा। और ये बहुत आर्बिट्रेरी है, क्योंकि अब देखिए इसके पीछे का जो सरकार का कहना है, उस पार्टी का कहना है, वो ये है कि भैया इससे हम क्लीन गवर्नमेंट्स लाएंगे, कि अगर हम जिसके ऊपर में आरोप लगा है वो अगर सत्ता में रहेगा तो हम समाज को क्या संदेश दे रहे होंगे कि हम किस तरह का सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। इससे ये हो जाएगा कि जो प्रिवेंट गवर्नमेंट पैरालिसिस है, कि अगर जो सीएम होता है वो अपने निर्वाचित क्षेत्र में अपना, अगर मान लो कि कोई भी राज्य का कोई वो सीएम है और अगर वो जेल में है तो उसके राज्य के सिचुएशन के बारे में कैसे पता चला है, क्योंकि सीएम तो उस जगह पे जाके देखता है कि उसका माहौल क्या है, उससे फायदा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सब जा के देखना, ये फील्ड वर्क होता है। लेकिन अगर वो जेल में है तो फिर वो ठीक से गवर्नेंस कैसे चला रहा है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और इक्वल स्टैंडर्ड्स की भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट होता है, उसके ऊपर में अगर आरोप लगता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर में आरोप लगा है। उसको टाइम नहीं दिया जाता है कि भैया तुमको कन्विक्ट होगा, तुम्हारे ऊपर आरोप साबित होगा तब तुमको हटाया जाएगा, नहीं, आरोप लगा तुमको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा, यूनिफॉर्म लॉ आएगा, क्योंकि इससे पहले ये कानून जो है वो JNK या यूटीज में नहीं था। उसके बाद अगर हम दूसरे कंट्री को भी रिसर्च किए, हम देखें यूके का देखें, इजराइल का देखें, थाईलैंड का देखें, फिलीपींस का देखें, जर्मनी का, स्पेन का, फ्रांस का, ब्राजील का, नॉर्वे का, सभी जगह देखें, एक इजराइल में ही था कि अगर कन्विक्शन होता, अगर इजराइल में ही था कि इंडैक्टमेंट होता है, अगर फॉर्मल आरोप लगता है तो उसको हटा दिया जाएगा पुअर कैरेक्टर का। ठीक है, बाकी किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें यह बताया जा रहा हो कि अगर उसको 30 दिन के लिए आरोप अगर साबित नहीं भी हुआ, देखो 30 दिन का जेल में है, मतलब क्या है कि उसके ऊपर में अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है ना। तो अगर किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कि भैया अगर उसके ऊपर आरोप साबित नहीं भी हुआ है फिर भी उसको पोस्ट छोड़ना पड़ जाए, नहीं है किसी देश में, सिर्फ वो भारत में ही है ऐसा, और भारत में ही इसीलिए ये ड्रैकोनियन कानून बोला जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से तर्क दिया जा रहा है क्या वो सही है? ठीक है, अगर सिविल सर्वेंट को हटाया जा सकता है, उस पोस्ट से सस्पेंड किया जा सकता है, तो फिर जो ये सीएम है, पीएम है, मिनिस्टर, उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता है? तो ये आज का पूरा सेशन था। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला, अच्छी वीडियो लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार अपना ओपिनियन बनाने लगते हैं ना, तभी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका अपना ओपिनियन ही नहीं है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर आप एग्जाम में क्या लिखने जाएंगे? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, जरूर दीजिएगा। भाषा की शालीनता बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।